बच्चे लास्ट वीडियो तक हम लोग बात कर रहे थे किसकी, खनिज लवणों के अवशोषण तक की हमने बात कर ली थी। जल का अवशोषण, खनिज लवणों के अवशोषण की बात कर ली। उसके बाद में आता है विटामिन का अवशोषण, ठीक है ना। विटामिन हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक ऐसे विटामिन जैसे कि बी और सी, जो कि क्या है, जल में घुल जाते हैं। अब इनको क्या किया जा सकता है, आंत की सतह द्वारा आसानी से वो क्या कर सकते हैं हम लोग, डिफ्यूज़न मेथड द्वारा अवशोषित किया जा सकता है। लेकिन जैसे कुछ विटामिन होते हैं ए, डी, ई, के, जो कि क्या होते हैं, वसा में मिलकर ही क्या होते हैं, अवशोषित होते हैं। इनको क्या है, जो आंत की म्यूकस लेयर होती है, इनकी सहायता से क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, विटामिन, या ये कह सकते हैं जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, जैसे हो सकता है बी कॉम्प्लेक्स व विटामिन सी। विटामिन सी को, जल में घुलनशील विटामिन को आंत की सतह द्वारा आसानी से विसरण विधि द्वारा अवशोषित किया जा सकता है, ठीक है ना। और साथ ही साथ अगर बात की जाए, जैसे कि हम लोग बात करते हैं वसा में घुलनशील विटामिन की, ठीक है ना। वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए, बी, ई, के को लाइपेज एंजाइम की सहायता से, लाइपेज एंजाइम हमेशा वसा के रूप में क्या करता है, वसा पर क्या करता है, क्रिया करता है। वसा के साथ ही क्या होते हैं, ये एंजाइम घुल जाते हैं, जो कि एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, ठीक है ना। को लाइपेज एंजाइम की सहायता से आंत्र की म्यूकस लेयर, श्लेष्मा सतह द्वारा अवशोषित किया जा सकता है, ठीक है ना। क्या किया जा सकता है यहाँ पे, इन्हें आंत की सतह द्वारा क्या किया जा सकता है, अवशोषित किया जा सकता है। बात ये तो सारी चीज़ें हो गई क्या, किसकी, वसाओं के, या कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और जल का, खनिज और विटामिन का क्या हो जाए, यहाँ पे अवशोषण किया जा सकता है, किसमें, छोटी आंत्र के द्वारा। उसके बाद में आता है नेक्स्ट कंडीशन 4th नंबर पे, जो कि हम लोग अवशोषण देखते हैं, ठीक है। बड़ी आंत्र द्वारा अवशोषण, एब्जॉर्बेशन बाय या फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है ना। अब ये जो बड़ी आंत्र है, इसके द्वारा क्या विशेष प्रकार के तत्वों का या खाद्य पदार्थों का अवशोषण तो किया नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें मुख्य रूप से जल का अवशोषण होगा, जैसे, और साथ ही साथ कुछ प्रकार की दवाइयाँ और खनिज लवण का क्या किया जा सकता है, अवशोषण किया जा सकता है। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, बड़ी आंत्र में अपचित खाद्य पदार्थ आते हैं, जो कि अवशोषण योग्य नहीं होते हैं, जो कि क्या है, अवशोषण योग्य नहीं पाए जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन
लेकिन इसके द्वारा बड़ी मात्रा में जल व खनिज लवणों का अवशोषण किया जाता है। ठीक है ना, जल व खनिज लवणों का क्या किया जाएगा, अवशोषण किया जाएगा। ये अवशोषण लेकिन क्या होगा, धीरे होगा, क्योंकि बड़ी आंत्र क्या होती है, साइज में क्या होती है, हमेशा छोटी होती है, लेकिन इसका व्यास थोड़ा सा क्या होता है, ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए इसको बड़ी आंत्र बोला जाता है। लेकिन छोटी आंत्र साइज में क्या होती है, बड़ी आंत्र की तुलना में बड़ी पाई जाती है, लेकिन उसका डायमीटर या व्यास की हम लोग बात करते हैं तो वो छोटा पाया जाता है। लेकिन उसमें एक्चुअल में अवशोषण के लिए विशेष प्रकार के अवशोषण सतह, जैसे कि हमने रसांकुर की बात की, वो पाई जाती है। ठीक है ना, बड़ी आंत्र में अवशोषण की दर धीमी होती है। ठीक है ना, बड़ी आंत्र में क्या होगी, अवशोषण की दर क्या होगी, धीमी होगी। अब कुछ जंतु ऐसे होते हैं, कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो कि क्या है, सेल्यूलोज वगैरह का क्या कर सकते हैं, अपघटन कर सकते हैं। सेल्यूलोज वगैरह का क्या अपघटन कर सकते हैं। मनुष्य में ऐसा नहीं पाया जाता, मनुष्य में क्या है, ऐसा नहीं पाया जाता। साथ ही साथ इसमें अगर बात की जाए तो कुछ दवाइयों का अवशोषण भी बड़ी आंत्र के द्वारा क्या किया जाएगा, यहाँ पे किया जाएगा। ओके, साथ ही साथ बड़ी आंत्र द्वारा श्लेष्मा का स्त्रवण किया जाता है, जो कि श्लेष्मा का स्त्रवण इसलिए किया जाता है जितना भी फिशियस पाया जाए, ठीक है ना, जितना भी क्या पाया जाए, फिशियस या विष्ठा जो भी पाया जाएगा, अपचित भोजन जो भी पाया जाएगा, उसको लसलसा बनाने का काम करता है। बड़ी आंत्र में श्लेष्मा का स्त्रवण किया जाता है, जो कि विष्ठा, जिसे क्या बोला जाता है, फिशियस, को लसलसा लुब्रिकेटेड स्त्रवण किया जाता है, जो कि विष्ठा को लसलसा बनाने का कार्य करता है। ठीक है ना, विष्ठा को क्या करेगा, यहाँ पे लसलसा बनाने का कार्य करेगा। ये हो जाता है आपका एक कंडीशन। फिर उसके बाद में आता है ये आपका भोजन का सारा एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और लास्ट में आता है विष्ठा। विष्ठा का क्या कंपोजिशन क्या होगा, फिशियस का क्या कंपोजिशन क्या हो, और विष्ठा का उत्सर्जन कैसे हो, डिफिशिएशन कैसे हो। 7th नंबर पे आता है क्या आपका, विष्ठा का संगठन। विष्ठा का संगठन व विष्ठोत्सर्जन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिशन ऑफ फिशियस एंड डिफिशिएशन। ओके, अगर बात की जाए, हम लोग बात करें इसमें अपचित भोजन किस में आएगा, मलाशय में या रेक्टम वाले पार्ट में आएगा, जहाँ पे क्या होगा, विष्ठा के रूप में एकत्रित हो जाएगा। हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, बड़ी आंत्र द्वारा अपचित भोजन को मलाशय में भेजा जाता है। क्या किया जाएगा, यहाँ पे मलाशय में क्या किया जाएगा, भेजा जाएगा, जो कि एक अर्धठोस सेमी सॉलिड, जो कि एक अर्धठोस सेमी सॉलिड पदार्थ होता है। ठीक है ना, सेमी सॉलिड पदार्थ होता है। इसका एक्चुअल में जो रंग होता है भूरा कलर, ब्राउन कलर, वो स्टर्कोबिलिन के कारण होता है। किसके कारण,
स्टर्कोबिलिन के कारण होता है, जो कि हमने देखा था बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन जो कि बाइल जूस में पाए जाते हैं, पिगमेंट के रूप में, पित्त वर्णक के रूप में पाए जाते हैं, उनके ऑक्सीकरण से उत्पन्न होता है। उनके ऑक्सीकरण से क्या होगा, उत्पन्न होगा विष्ठा का भूरा रंग स्टर्कोबिलिन के कारण होता है। यह स्टर्कोबिलिन पित्त वर्णक के बाइल पिगमेंट के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। ठीक है ना, किसके ऑक्सीकरण से, स्टर्कोबिलिन के ऑक्सीकरण से क्या होगा, सॉरी पित्त वर्णकों के ऑक्सीकरण से प्राप्त होगा। अब यदि इसकी बात की जाए, स्मेल की बात की जाए, ओडोर की बात की जाए, गंध की बात की जाए, तो गंध पाई जाती है 3 पदार्थों के कारण, जो कि क्या होते हैं, इंडोल होता है, स्केटोल होता है और साथ ही साथ ट्रिप्टोफेन होता है। ठीक है ना, ट्रिप्टोफेन के कारण क्या होता है, इनमें गंध पाई जाती है। अब ये गंध क्या होती है, जीवाणु कुछ अमीनो एसिड पर क्या कहते हैं, क्रिया करते हैं, जिससे गंध उत्पन्न होती है। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, विष्ठा में गंध का मुख्य कारण जीवाणुविक क्रियाएं होती हैं, जिससे उसमें इंडोल स्केटोल व ट्रिप्टोफेन इंडोल, स्केटोल व ट्रिप्टोफेन के कारण गंध उत्पन्न होती है। क्या होगी यहाँ पे, गंध उत्पन्न होगी। एक कंपोजिशन ऑफ फीचर्स देखा जाए यदि, विष्ठा का संगठन, कंपोजिशन ऑफ फीचर्स, ओके, जिसमें क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। जल कितना होता है, लगभग कुल भाग का लगभग 65 से 70% वाटर होगा। अनडाइजेस्टेड सेल्यूलोज हो, ठीक है ना, जो कि अपचित भोजन भी इसे बोल सकते थे हम, अनडाइजेस्टेड सेल्यूलोज हो। साथ ही साथ कुछ क्या पाया जाए, प्रोटीन सब्सटेंस, जो कि क्या हो, इंडोल, स्केटोल और ट्रिप्टोफेन। ठीक है ना, जो कि क्या हो सकते हैं, ट्रिप्टोफेन वगैरह हो सकते हैं। साथ ही साथ क्या पाया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्या पाया जाए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या सूक्ष्म जीव पाया जाए। ठीक है ना, कुछ एपिथेलियल सेल्स होती हैं, एपिथेलियल सेल्स उपत्वचीय कोशिकाएं, और कुछ क्या पाया जाता है, जो हमने अभी देखा था, लसलसा बनाने के लिए, विष्ठा को लसलसा बनाने के लिए क्या किया जाता है, बड़ी आंत द्वारा श्लेष्मा का उत्सर्जन किया जाता है। तो कुछ मात्रा में क्या पाया जाए बड़ी आंत द्वारा उत्सर्जित या स्रावित श्लेष्मा।
म्यूकस सेक्रेटेड बाय लार्ज इंटेस्टाइन। ये सारा का सारा क्या हो सकता है आपका, इसका केमिकल कंपोजिशन हो सकता है। अब विष्ठा को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम कर लेंगे विष्ठोत्सर्जन कर सकते हैं, डिफिशिएशन कह सकते हैं। विष्ठा को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया विष्ठोत्सर्जन या डिफिशिएशन कहलाती है। क्या कहलाएगी? डिफिशिएशन कहलाती है। अब ये क्या होता है, जितनी भी आहार नाल में पेरिस्टेटिक मूवमेंट या क्रमाकंचन गतियाँ होती है, उनके कारण भोजन क्या होता है, नीचे की ओर सरकता है। आहार नाल में क्रमाकुंचन गतियों, जिन्हें बोलते हैं पेरिस्टेटिक मूवमेंट के कारण भोजन आहार नाल में नीचे की ओर खिसकता है, ठीक है ना, तथा अंत में मलाशय रेक्टम में प्रवेश करता है, ठीक है। मलाशय में जितने भी तंत्रिकाएं पाई जाएंगी, नर्व सेल्स पाई जाती है, और इनके द्वारा क्या किया जाएगी, ये मलाशय के द्वारा इनका उत्सर्जन किया जाएगा, ठीक है ना। मलाशय के द्वारा क्या किया जाएगा, इनका उत्सर्जन किया जाएगा। इस प्रकार से क्या हो जाता है, आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। अभी हमने देखा क्या, बड़ी आंत विटामिन का अवशोषण, बड़ी आंत द्वारा अवशोषण, और साथ ही साथ विष्ठा का कंपोजिशन ऑफ फिशेस एंड डिफिशिएशन को देखा, ठीक है ना। बाकी हम लोग देखेंगे नए चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।